हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चार्टर्ड वर्ल्ड एकेडमी। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है सीए फाउंडेशन का। ओके, वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा अटेम्प्ट होगा सितंबर 2026। सो दिस लेक्चर्स एंड दिस कंटेंट इज एप्लीकेबल फॉर सितंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट्स। ओके, नाउ फॉर द फर्स्ट थिंग हम पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे अभी से। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि आपको फाउंडेशन के अटेम्प्ट से बारे में क्या क्या पता है। अब तक क्या-क्या पता है? हमने डेमो लेक्चर्स देखे थे, हमने ओरिएंटेशन किया था, तभी क्या बताया है लोगों ने, आपके सीनियर्स या आपके कज़िन्स होंगे जिन्होंने आपको बोला कि सीए कर लो, तो उन्होंने क्या बताया कि सीए में कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, ऐसा कुछ बताया कि हुँ, 1 साल में 3 अटेम्प्ट होते हैं फाउंडेशन के। ओके, ओके, सो इट्स लाइक करेक्ट हो कि आपको एवरी सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 मार्क्स मिनिमम लगते हैं, बट ओवरऑल जो आपका पूरा ग्रुप होता है या ओवरऑल पूरा फाउंडेशन का अटेम्प्ट हो जाए तो पूरे चारों सब्जेक्ट होते हैं, उनका ओवरऑल आपको 50% लगता है, एग्रीगेट बोलते हैं उसको। तो आपको 50% तो मिनिमम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चारों सब्जेक्ट में, ओके, देर आर 4 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट में अगर आपको 40-40 मार्क्स आते हैं, तो आपका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा, ठीक है? तो आप पास हुए क्या फाउंडेशन? नहीं, बिकॉज़ आपको एग्रीगेट 50% चाहिए। इट मीन्स कि आपका 400 का एग्ज़ाम होगा, 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें से आपको 200 मार्क्स चाहिए। सो आपको कुछ पेपर्स में 50, 60, 70 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, सो दैट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक सब्जेक्ट में सिर्फ 40 आए या 40 फो 45, 50 ही आए, तो आपका एग्रीगेट दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स की वजह से बच जाएगा। सो इन दैट सेंस आपको हर सब्जेक्ट में ट्राई करना है कि 60 प्लस ही अटेम्प्ट करना है। ओके, 60 प्लस अगर आप कोई सब्जेक्ट में स्कोर करते हो तो उसको एग्ज़ेम्पशन कहते हैं। इट्स अ गुड स्कोर माना जाता है सीए के हर एग्ज़ाम्स में। ओके, नाउ आई विल गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। आई एम सीए वत्सल शाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन विथ मोर देन एक्सपीरियंस ऑफ 4 इयर्स। मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, गाइड किया है, उनको सीए तक बनाया है। ओके, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, सिंपली जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, होमवर्क्स दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये करना है, वो करना है, सिंपली उसको बस सिंसियरली फॉलो करो। ओके, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, यार सर सीए टफ है, सीए सिर्फ स्कॉलर्स के लिए है, बट ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 3 चीज़ें कंप्लीटली फॉलो करोगे ना, आपको सिर्फ 3-4 साल देने अपने लाइफ के। उसके बाद आपका फ्यूचर आप खुद बनाओगे। ओके, आपको जो करना है आप कर सकोगे। बस ये 4 साल की जो एक्चुअल मेहनत है ना, वो आप लोगों को करनी है विथ सिंसियरिटी, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। एकदम कंसिस्टेंटली आप सिंसियर रहो कि सर इतना स्टडी करना है, हम करेंगे, ठीक है? मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि आपको 12-12, 15-15 घंटे पढ़ना है। ओके, आपने वो भी सुना होगा कि सीए में तो सर 16-16, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ता भी है। ओके, वो सब बहुत दूर की बात है, उतना शायद कभी ना भी करना पड़े अगर आप डे 1 से स्टार्ट करो तो। लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में इतना सीरियसली नहीं लेते, फिर एग्ज़ाम टाइम पे जब स्टडी लीव होता है तब बहुत पढ़ना पड़ता है उनको। तो अगर आप स्लोली अभी से कंटिन्यू करोगे ना पढ़ना, तो इतना आपको कभी स्ट्रेच करने की नौबत नहीं आएगी। ओके? तो इन दैट सेंस आपको 3 चीज़ें करनी है, क्या करना है? कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। कंसिस्टेंसी मतलब एवरी डे रेगुलरली आपको लेक्चर्स देखने हैं, लेक्चर क्लासेस में आना है, लेक्चर्स में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आपको वो समझना है, ठीक है? होमवर्क्स दिया जाएगा वो करना है, ओके? रेगुलरली करना है, ओके? अभी आप करंटली ना इतना मत सोचो कि आपको ये चीज़ 4 साल तक करनी है। अभी के लिए सिर्फ इतना सोचो कि आपको 4-5 महीने करनी है। ओनली फोकस ऑन फाउंडेशन। आगे का आगे देखा जाएगा। हम लोग बैठे हैं ना, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है। फाउंडेशन के बारे में सोचो, फाउंडेशन ही क्लियर करना है हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से, ठीक है? सो फॉर 4-5 मंथ्स आपको सिंसियरली रेगुलरली आपको 3 टू 6 आवर्स का स्टडी 3 टू 6 आवर्स का स्टडीज़ करना है इन द एंटायर डे, ओके? उसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट कंसिस्टेंसी, सेकंड होना है डेडिकेशन, ठीक है? आपको अपने आप को पूरा डेडिकेट कर लेना है टू स्टडीज़,
ओके, आप अभी अपना अपना करियर बना रहे हो, यू आर मेकिंग योर ओन करियर, ठीक है? तो यू हैव टू बी डेडिकेटेड। ऐसा नहीं है कि आपको डिस्ट्रैक्ट हो जाना है, आप कुछ और काम कर रहे हो, उसमें आपने स्टडीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी, ठीक है? सो बी डेडिकेट एंड लास्टली बी डिटरमाइंड। एक चीज़ आपको रोज़ सोते वक़्त याद आनी चाहिए कि यू हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके? बाय द एज ऑफ 21, यू नो, एक 21-22 के एज में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना बहुत लोगों का सपना होता है, ओके? कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, जितना जल्दी हो सके उतना सीए बनना है, एंड वी आर वन ऑफ देम जिन्होंने वो सपना पूरा किया है, एंड आज आपके सामने हम बैठे हैं, ओके? सो हम लोग को पता है कि उस डिग्री की क्या वैल्यू है, उस डिग्री की क्या पावर है, एंड व्हाट दैट डिग्री गिव्स टू यू, ओके? सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग आपको भी वो चीज़ गाइड करेंगे कि आपको अर्ली आपको सीए बनना है, वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके अंदर पहले से, कि नहीं मुझे बनना है, मैं करके दिखाऊँगा, मेरे को करना है, ओके? सो ये 3 चीज़ों को आपको हमेशा फ़ॉलो करना है इन लाइफ़। ये सिर्फ़ सीए में भी काम नहीं आएगी, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ़ सीए में काम आएगी। लाइफ़ में कोई भी चीज़ आपको फ़ॉलो करनी हो ना, उसमें ये तीनों चीज़ आपको काम आएगी। दीज़ आर द लाइफ़ लेसन्स, ये सिर्फ़ सीए क्लियर करने के लिए काम नहीं आएगा, ओके? सो ये 3 चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है। नाउ आई विल गिव यू शॉर्ट इन्फो अबाउट व्हाट इज़ सीए फाउंडेशन, ओके? फाउंडेशन के कोर्स का मैं पूरा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सीए फाउंडेशन, जैसे आप लोगों ने बोला कि देयर आर 4 सब्जेक्ट्स, राइट? पहले तो मेरे को बताओ कौन से हैं 4 सब्जेक्ट्स? फर्स्ट इज़ अकाउंट्स, ओके? चलो ठीक है, पहले लॉ लेते हैं, सेकंड इज़ नाउ इन दिस लॉ लोगों को लगता है अपना सेकंड सब्जेक्ट लॉ है, ठीक है? बट अगर आप सब्जेक्ट का नाम देखोगे ना जो आईसीएआई के स्टडी मॉडल में है, इट इज़ बिज़नेस लॉ, ओके? नाउ एक एकदम वन लाइनर का डिफरेंस मैं बताता हूँ कि लॉ और बिज़नेस लॉ में डिफरेंस क्या है, ओके? जब आप लॉ बोलते हो तो लॉ कवर्स वैरायटी ऑफ थिंग्स, ओके? उसमें कॉर्पोरेट लॉ आ जाता है, उसमें क्रिमिनल लॉ आ जाता है। बट जब हम बिज़नेस लॉ की बात कर रहे हैं, जब हम सीए के कोर्स की बात कर रहे हैं, उसमें हमें सिर्फ़ कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना है, कि हमारे कंपनी से रिलेटेड, हमारे बिज़नेस से रिलेटेड हमें क्या-क्या लॉ अप्लाई होते हैं, कौन से रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, और वो आपको एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या ध्यान में रखने चाहिए, ओके? तो हमारा सेकंड सब्जेक्ट हो जाएगा बिज़नेस लॉ। थर्ड है मैथमेटिक्स, तो हम उसको कहते हैं बट उसका एक्चुअल सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके? नाउ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर हमारे 3 सेक्शंस है अलग-अलग। मैथ्स एक पार्ट है उसका, लॉजिकल रीज़निंग है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है? सो खाली उसको मैथ्स कहना इट्स नॉट राइट, हमें उसको कहना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके? सो आपको मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीज़निंग तीनों करना है, ओके? लास्टली हमारा हो जाएगा बिज़नेस इकोनॉमिक्स, ओके? वेरी मच नोन टू यू ऑल, ठीक है? अभी ये हमारे 4 सब्जेक्ट है। All subjects will be of 100 marks each, right? All subjects will be of 100 marks each. अब आप लोग को इसका राइटिंग पैटर्न पता है? पेपर का राइटिंग पैटर्न पता है? हुँ, या अकाउंट्स एंड बिज़नेस लॉ आपके सब्जेक्टिव होते हैं, ओके? नाउ सब्जेक्टिव मतलब आपको पूरा का पूरा पेपर लिखना है, ओके? फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंट्स होगा तो आपको अकाउंट्स में सम्स सॉल्व करने हैं, लॉ है तो आपको लॉ के क्वेश्चन आंसर्स लिखने पड़ेंगे, ओके? उनके पैराग्राफ्स में, उनके फॉर्मेट्स में। अकाउंट्स में भी आपको पूरा सम सॉल्व करना पड़ेगा एज़ पर द स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन, वर्किंग नोट्स, ओके? इन दैट केस क्या ये पेपर पूरा का पूरा सब्जेक्टिव तो है, बट 100 का 100 मार्क्स सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे या ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे? ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, ओके? तो आपके 30 मार्क्स के इसमें भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं अकाउंट्स एंड बिज़नेस लॉ में, ओके? सेम अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें एंड बिज़नेस लॉ की बात करें,
तो ये पेपर आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, इट मीन्स एमसीक्यू। ओके, 100 मार्क्स से एमसीक्यूज आएंगे, 1 मार्क ईच आपको सॉल्व करना है। ओके, नाउ अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊं, आपका सीए जर्नी, आपका सीए जर्नी कैसा दिखता है? ओके, सीए जर्नी कैसा दिखता है? नाउ currently you are at the age of 18, right? Currently you are of the age of 18। अभी आप अपना सीए फाउंडेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, सीए एफसी, आप अपना सीए फाउंडेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। नाउ सीए फाउंडेशन में आपको कितना टाइम लगेगा? सितंबर अटेम्प्ट है हमारा, करंटली हम अप्रैल में है। आपका मैक्सिमम 6 मंथ्स लगेगा कि आप अपना सीए फाउंडेशन क्लियर कर देंगे, राइट? नाउ सीए फाउंडेशन के बाद क्या होगा? इंटरमीडिएट। सो उसके बाद आप अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स to 12 मंथ्स का आप प्रिपरेशन करोगे सीए इंटरमीडिएट का, सीए इंटर। ये हो जाएगा आपका 9 to 12 मंथ्स। ओके, उसके बाद क्या होगा? इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप होगी। आर्टिकलशिप का मतलब आपको पता है? हम्म, सो आप कोई सीए फर्म के अंदर आप प्रैक्टिकली वर्क करोगे, जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपको आगे जाके क्या काम करना है, आपको वैरायटी, आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको क्या काम करना है। आपको ऑडिट पसंद है, आपको टैक्स पसंद है, आपको जीएसटी पसंद है, अकाउंटिंग पसंद है, आपको जो जिस काम में आपका इंटरेस्ट होगा, आप वो काम सीए बनने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो दिस सीए मतलब आर्टिकलशिप आफ्टर क्लियरिंग सीए इंटर कितने टाइम का होगा? 2 इयर्स। अर्लियर इट यूज टू बी 3 इयर्स, अभी वो 2 इयर्स का हो गया है। ओके, देन आर्टिकलशिप होने के बाद विदिन 6 मंथ्स आफ्टर यू कंप्लीट योर आर्टिकलशिप, आपको 6 मंथ्स का ब्रेक रहेगा फॉर टू प्रिपेयर फॉर स्टडी लीव, अरे टू प्रिपेयर फॉर सीए फाइनल। एंड वो टाइम पे आप आफ्टर 6 मंथ्स फाइनल्स अपीयर करोगे। क्लासेस तो आपके ऑब्वियसली पहले से ही शुरू हो जाएंगे सीए फाइनल के, बट जो लास्ट में आपको पढ़ने का टाइम मिलता है वो 6 मंथ्स का टाइम मिलता है सीए फाइनल में। सो आफ्टर 6 मंथ्स, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, after 18 years, if you start preparing your CA journey, if you start your CA journey at the age of 18, at the earliest आप 21 years में CA बन सकते हो। आप 21 years में CA बन सकते हो, दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट। ये आपका गोल होना चाहिए, आपको ये चीज अचीव करनी है लाइफ में। ओके, नाउ कोई डाउट है अभी तक? नो? नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू गिव यू 5 कॉमन मिस्टेक्स। ओके, पहले ही बता रहा हूँ कि ये मिस्टेक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो लोग क्लियर नहीं हो पाते। ओके, 5 कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं इन द एग्जाम्स, एंड करंटली वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फाउंडेशन। ओके, करंटली वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फाउंडेशन। कॉमन मिस्टेक्स, फर्स्ट इज स्टडिंग इन द लास्ट मंथ। मतलब देखो, आपको भी पता है आपके क्लासेस जुलाई एंड तक चलेंगे, जुलाई एंड या अगस्त मिड तक चलेंगे। ओके, सर हमारे एग्जाम्स तो सितंबर मिड में है, तो उसके बाद आपको 1 मंथ ऑफ सेल्फ स्टडी मिलेगा, 1 मंथ ऑफ टाइम मिलेगा जहाँ पे आप सेल्फ स्टडी करोगे, रिवाइज करोगे, एग्जाम्स दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, एंड आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे फॉर फाउंडेशन एग्जाम्स। ओके, तो बच्चे क्या करते हैं पता है? 4 महीने तो लेक्चर्स चल रहे हैं, जा रहे हैं, लेक्चर्स में बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सर सब चल रहा है, समझ में आ रहा है, मजा कर रहे हैं, बट रिवाइज नहीं करते घर पे जाके, सेल्फ स्टडी नहीं करते। वो लोग सोचते हैं कि लास्ट में 1 महीना है ना, 1 महीना है, 4 सब्जेक्ट है, एमसीक्यूज है, कर लेंगे, बट इट्स नॉट दैट ईजी। ठीक है, इट्स नॉट दैट ईजी कि आप 1 महीने में चारों सब्जेक्ट कंप्लीट कर सको, बिकॉज कोर्स आपने देखा है, आपका बुक इतना थिक होता है। ओके, आईसीआई का स्टडी मॉड्यूल। सो 1 महीने में वो सिलेबस पूरा का पूरा कवर करना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी ये मिस्टेक करते हैं।
लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ एट CWA हम ये पूरा का पूरा कोर्स कितने बार रिवाइज़ करेंगे पता है? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार करेंगे। हम पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन का कोर्स 4 बार रिवाइज़ करेंगे। कैसे? बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा आपको, बिल्कुल भी बर्डन भी नहीं आएगा। सिंपल है। सर फर्स्ट टाइम तो जब हमारे फैकल्टीज़ यहाँ पे आपको पढ़ाएँगे, आपका तभी के तभी एक बार तो फुल फ्लेज कोर्स कवर होगा ड्यूरिंग द लेक्चर्स इटसेल्फ, ओके? तो फर्स्ट टाइम तो आपके क्लासेस में ही पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा, ओके? सेकंड सेकंड जैसे कि हमने आपको बोला कि आपके 1-2 वीक के बाद वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएँगे, राइट? जैसे-जैसे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, वैसे-वैसे आपके वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएँगे। तो सेकंड रिवीजन जब आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, जब आप होमवर्क्स करोगे, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, तब आपका सेकंड रिवीजन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ वीकली टेस्ट, ओके? उसमें भी सर पता नहीं चलेगा बिकॉज़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट लेकिन हमारे हिसाब से आपका सेकंड रिवीजन हो रहा है, ओके? थर्ड, जब आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा जब आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त जब आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपके ऑल 4 सब्जेक्ट्स के रिवीजन रिवीजन लेक्चर लेंगे, जहाँ पे 1-2 लेक्चर्स के अंदर हम आपका पूरा सब्जेक्ट कवर कर देंगे, कि क्या-क्या हमने पढ़ा था फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो ऐसे आपका थर्ड रिवीजन भी हो जाएगा एंड लास्ट एक फोर्थ रिवीजन जो फोर्थ सेल्फ स्टडी होगा, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एंड वो तो आप खुद ही करेंगे एग्ज़ाम से पहले। राइट? वो तो आप खुद ही करेंगे एग्ज़ाम से पहले। सो आपका इन शॉर्ट 4 रिवीजन हो जाएँगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर हमने 4 बार सेम चीज़ पढ़ ली, अब तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, अब तो ईज़िली स्कोर करके आएँगे, ठीक है? सो दैट इज़ द मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि लोग लास्ट मोमेंट तक पेंडिंग रखते हैं, लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं, हम वो मिस्टेक नहीं करेंगे, ओके? हम पहले से सिंसियरली पढ़ेंगे, ठीक है? सेकंड मिस्टेक है कि वो लोग लॉ जैसा सब्जेक्ट लास्ट मिनट के लिए रखते हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन लास्ट मिनट के लिए रखते हैं? लोग सोचते हैं कि सर थियरी सब्जेक्ट है ना, थियरी सब्जेक्ट है। सर अभी से याद करेंगे, अभी से पढ़ेंगे, तो याद थोड़ी ना रहेगा 6 महीने तक। उससे अच्छा लास्ट में ही पढ़ते हैं। अभी अकाउंट्स कर लेते हैं, अभी मैथ्स कर लेते हैं। स्टूडेंट्स थिंक लाइक दैट, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो ऐसा सोचते हैं। बट वो लोग ये नहीं समझ रहे कि लॉ जैसा सब्जेक्ट जो आपके लिए न्यू है, आप लास्ट मिनट पे उतना जल्दी कोप अप नहीं कर सकते। इट टेक्स टाइम, आपको समझने में लिए टाइम लगता है, आपको पढ़ने के लिए टाइम लगता है। एक चीज़ याद रखना, लाइफ में आज तक जिस भी इंसान ने सक्सेस पाई है, उन्होंने हमेशा डिफ़िकल्ट चीज़ पहले की है, ओके? ये याद रखना है, दिस इज़ ये आपको लाइफ टाइम काम आएगी। अगर आप डिफ़िकल्ट चीज़ से या अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ से दूर भागोगे, तो आप उसपे कभी जीत हासिल नहीं करोगे। अगर आप उसको फेस करोगे सामना करके, तो ही आप उसको सक्सेस मिल सकती है आपको। ओके? सो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो या डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर हो, उसको पहले करना है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ओके? उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ओके? थर्ड मिस्टेक जो लोग अकाउंट्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में करते हैं इज़ दे प्रैक्टिस इग्नोर प्रैक्टिस का मतलब सर आपको जब हम कैलकुलेटर सिखाएँगे, ठीक है? तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा कि यार क्वेश्चन पढ़ो, ईज़िली कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा, आता है हमको, ओके? आपको वो हैबिट हो जाएगी कि आप कैलसी पे ही सारे सम सॉल्व करोगे, आपको वो हैबिट हो जाएगी। देन होता क्या है उसमें, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस मिस हो जाती है, आपका प्रेज़ेंटेशन ऊपर-नीचे हो जाता है। तो जब आप क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व करते हो तो आपका प्रेजेंटेशन अप टू द मार्क होता है जैसे एग्जाम में
होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम में आपको मार्क्स मिलेंगे, तो उस हिसाब से आपका राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ अगेन राइटिंग प्रैक्टिस अपने क्लास में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ एट CWA आपको वीकली टेस्ट देने होंगे, राइट? नाउ वीकली टेस्ट के लिए आपका राइटिंग प्रैक्टिस तो अभी से ही शुरू हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन एडिशन टू दैट हम आपको कुछ सम्स सॉल्व भी करवाएँगे कि आपको कुछ सम सॉल्व भी करने हैं एंड कुछ सम्स आपको कैलकुलेटर पे कराएँगे बिकॉज़ कैलकुलेशन एंड आपका स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के लिए, ओके? तो दिस इज़ द थर्ड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं इज़ द लैक ऑफ प्रैक्टिस, ओके? फोर्थ पॉइंट, फोर्थ मिस्टेक इज़ वॉचिंग लेक्चर्स एज़ अ फॉर्मेलिटी। सर इसका मतलब क्या है? वॉचिंग लेक्चर्स एज़ अ फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है? सिर्फ़ लेक्चर देखते हैं, फिर? हुँ, मतलब क्या है? सिंपल है देखो, आपको पता है कि आपके 4 महीने तक लेक्चर्स चलने वाले हैं। अगर आप अपना माइंड क्लोज़ रखोगे ये सोच के कि मुझे तो जाके बस बैठना है, लेक्चर देखना है, खत्म, एक बार लेक्चर खत्म हो जाएँगे फिर मैं पढ़ाई शुरू करूँगा, एक बार लेक्चर खत्म हो जाएँगे फिर मैं पढ़ाई शुरू करूँगी। तो दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच, ओके? आप यहाँ पे आके सिर्फ़ बैठ के 100-100 घंटे लेक्चर्स नहीं देखने वाले 4 महीने में। आपको यहाँ पे आना है, सब कुछ समझ के जाना है। यहाँ पे आए हो तो सब समझ के ही जाना है, ऐसा सोच के आना है, ओके? कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपको हमारा टीचिंग स्टाइल तो पता है, मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। एक-एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको पहले समझाऊँगा, फिर आपको वो चीज़ मैं आईसीआई की बुक में रीड करवाऊँगा एंड हम उसके बाद सम सॉल्व करेंगे। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ मस्ट, आपका अंडरस्टैंडिंग टॉप नॉच होना चाहिए। उसके बाद हम जब आईसीआई की बुक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको याद करनी होगी चीज़ें, तो वो भी हम आपको मार्क करवा देंगे कि ये चीज़ें आपको याद करनी है। सो एक बार आप समझ लोगे, फिर आप याद कर लोगे तो आपको ईज़ी याद करने में भी ईज़ी होगा। सो इट्स विल बी ईज़ी टू रिमेंबर एज़ वेल, ओके? एंड देन आपको बस वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते-करते वो चीज़ अप्लाई करनी होगी। सो सिंपल, यहाँ पे आए हो, फॉर्मेलिटी नहीं है कि बस आपको लेक्चर है तो अटेंड करना है। आपको यहाँ से अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, अंडरस्टैंडिंग लेके ही जानी है, ओके? लास्टली नॉट रिवाइजिंग, जो आपका पॉइंट था कि बच्चे बस सिर्फ आके लेक्चर्स देखते हैं बट वो लोग रिवाइज नहीं करते। सो दैट इज अनदर मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं पहले से, हमें वो नहीं करनी है, ठीक है? सो नाउ हमें डेली रिवाइज करना है फॉर 3 आवर्स, ओके? 3 आवर्स के आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, 3 आवर्स आपको पढ़ना है। आपके पास पूरे दिन में कितने आवर्स होंगे? 24 आवर्स होंगे। चलो आप, आपके ऐज में मैं आपको अगर बताऊँ कि आपको 8 आवर्स, 10 आवर्स आपको सोने का मैं टाइम दे रहा हूँ, फिर भी कितने बचेंगे अगर 10 आवर्स माइनस कर दोगे तो? 14 आवर्स बचेंगे। 14 आवर्स में से आपको सिर्फ 6 आवर्स पढ़ना है, सिर्फ 6 आवर्स। 3 आवर्स लेक्चर्स में, 3 आवर्स घर पे। उसके बाद वो बाकी 6 14 में से 6 आवर्स जाएँगे तो कितने बचेंगे? 8 8 आवर्स में आपको जो करना है करो। डू व्हाटएवर यू वांट, आपकी जो भी हॉबीज़ हो, जो भी हो, प्रैक्टिस करना है आपको, गेम्स-वेम्स खेलना है, आपके और भी कोई हॉबीज़ होंगे, आर्ट्स, डांस, जो भी करना है वो आप सब कर सकते हो बाकी के 8 आवर्स में। लेकिन जो 6 आवर्स है, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी करना है। ठीक है? तो दीज़ आर द 5 कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं। फर्स्ट इज़ फर्स्ट इज़ स्टडीइंग एट द लास्ट मंथ। जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फ स्टडी के भरोसे पे बैठते हैं, वो लोग अच्छे से स्कोर नहीं कर सकते। अगर आप इतने स्कॉलर हो कि आप सेल्फ स्टडी में 1 महीने में पढ़ के भी क्लियर कर रहे हो, तो आप समझ लो कि आप अच्छे मार्क्स भी तो ला सकते थे। आप अपने आप को एक रैंकर बना सकते हो। ये सिर्फ़ फाउंडेशन में अप्लाई नहीं होता, इंटर फाइनल में आपको रैंक भी आ सकता है, राइट? सो योर बेस शुड बी एज़ मच स्ट्रॉन्ग एज़ मच एज़ यू वांट। अगर आप कर सकते हो तो करो, ओके? अभी से पढ़ना है।
लॉ जैसा सब्जेक्ट हमें लास्ट मिनट पे नहीं छोड़ना, ये हमारी सेकंड मिस्टेक थी। थर्ड, इग्नोर करते हैं प्रैक्टिस, जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है इसको इग्नोर करते हैं। फोर्थ, वॉचिंग लेक्चर्स एज अ फॉर्मेलिटी। एंड लास्ट, नॉट रिवाइजिंग, नॉट डेली रिविजन। ओके, दीज आर द 5 कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट चीज, सर ज्यादा पकाओ मत, हमें पढ़ना है, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, ये सब चीजें हमें पता है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। एक चीज जो मैंने आपको बताई कि बनना सीए बनना सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स का काम है, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है, ये है पूरा का पूरा मिथ। अगर आपको सीए बनना है, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया, जब पहले डेमो में मिले थे तभी भी मैंने बताया कि मेरे ऐसे बहुत सारे नोन फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स है, जिनके 60 to 70% थे 10th में, जिनको कभी 80% के ऊपर नहीं आया 10th और 12th में, लेकिन उनको फिर भी वो लोग सीए बन चुके हैं, आज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो काम कर रहे हैं, अपने करियर में सक्सेसफुल है। सो जरूरी नहीं है कि सीए सिर्फ टॉपर्स ही कर सकते हैं। अगर आपको सीए बनना है, आपको 3 थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड है। कौन सी थी वो 3 थिंग्स? कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्या था? कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, कि भाई सीए बनना ही है, दैट्स इट। ये आपका लाइफ गोल हो जाना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 4 years। ओके, आप अभी काफी काफी यंग एज में हो, काफी स्टार्ट ऑफ द जर्नी हो, आपको इसका इम्पोर्टेंस अभी उतना नहीं समझेगा, बट द टाइम आप फाउंडेशन क्लियर करके जब आप इंटर में आएंगे, तब सब आप समझेंगे कि ये डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, द मोमेंट यू स्टार्ट स्टडिंग फॉर इंटर, द मोमेंट यू स्टार्ट आर्टिकलशिप, जब तुम एंटर करते हो ना वो वर्ल्ड में, तब आपको पता चलेगा कि कितनी वैल्यूएबल डिग्री है, कितनी रिस्पेक्टेबल डिग्री है। ओके, तो ये 3 चीजें आपको लाइफ टाइम फॉलो करनी है एंड यू विल अचीव दैट डिग्री एट द वेरी यंग एज। ओके, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, मुझे बताओ, क्या आप लोग रेडी हो अपने 6 मंथ्स डेडिकेट करने के लिए फॉर सीए फाउंडेशन? रेडी हो एकदम जोश में? यस, चलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ आवर सब्जेक्ट अकाउंट्स। ओके, नाउ अकाउंट्स में बहुत सारे चैप्टर्स है। ओके, देर आर मोर देन 10 चैप्टर्स, बट अगर मैं बताऊं कि ये चैप्टर्स में जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा, मैं आपसे सीखूंगा कि आपको कितना याद है। ठीक है, डरने की बात नहीं है। 11th 12th में आप लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी होगी। ओके, अकाउंट्स में सबसे बेसिक से बेसिक एंट्री आपने सीखी है, जर्नल एंट्रीज करना। राइट, सबसे पहला स्टेप आपने जर्नल एंट्री सीखा होगा कि जर्नल एंट्रीज मारते हैं, कैसे मारते हैं। राइट, नाउ हमारा चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1। ओके, चैप्टर नंबर 2, देर आर 6 यूनिट्स इन दिस चैप्टर्स। यूनिट्स मतलब पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। ओके, आज के दिन में हम यूनिट 1 डिस्कस करेंगे, यूनिट 1 सॉल्व करेंगे, यूनिट 1 खत्म करेंगे। ओके, आज के आज के ही लेक्चर में। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 कहता है अकाउंटिंग प्रोसेस। चैप्टर नंबर 2 का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। द बुक विच आई एम शोइंग यू इज आईसीआई का स्टडी मॉड्यूल। ओके, अकाउंटिंग प्रोसेस यूनिट 1, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल एंट्रीज, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, जर्नल एंट्रीज। नाउ सर 11th 12th में हम लोग ने जर्नल एंट्रीज तो बहुत मारी है। जर्नल एंट्रीज क्या, हम लोग ने तो ट्रायल बैलेंस बनाया है, हमने तो फाइनल अकाउंट्स बनाया है, हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाए हैं, हमने एनपीओस के अकाउंट स्टेटमेंट्स बनाए हैं। राइट, हमने बीआरएस किया है, हम डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। बट जर्नल एंट्री क्या है? अगर मैं आप लोगों को एक वन लाइनर में पूछूं, जर्नल एंट्री क्या है? व्हाट इज जर्नल एंट्री? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, करेक्ट है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, ओके, नाउ
जर्नल एंट्री मारने से पहले, जर्नल एंट्री आपको सिखाने से पहले आप लोगों ने 3 टाइप के अकाउंट्स पढ़े होंगे, राइट? 3 टाइप के अकाउंट्स पढ़े होंगे। व्हाट आर दी 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। करेक्ट, सही जा रहे हो, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, राइट? नाउ अकाउंट्स तो तीनों राइट है, ओके, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स तो राइट है। इसके साथ आपको गोल्डन रूल्स भी सिखाए होंगे, ओके? गोल्डन रूल्स मतलब आपको कौन से अकाउंट्स को कब डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को कब क्रेडिट करना है। नाउ एक बार वापस से मेरे को बता दो गोल्डन रूल्स क्या थे? ओके, एक सेकेंड। गोल्डन रूल्स, पर्सनल अकाउंट, डेबिट, DR means debit, okay? Debit the receiver, credit, credit the giver, right? Now real account, debit what comes in, credit what goes out, correct? Then nominal, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. कोई डाउट? सर ये तो आता है हमें, 2 साल से आता है, पूरा छप गया है हमारे दिमाग में। ठीक है, चलो, वेरी नाइस, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। टाइप ऑफ अकाउंट्स करेक्ट है, गोल्डन रूल्स करेक्ट है। नाउ एक ही चीज़ है जो चेंज है या जो एक्स्ट्रा है हमारे फाउंडेशन के कोर्स में, इसके हमने पर्सनल अकाउंट को भी और बाइफरकेट किया है। जो हमारे 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, उसमें पर्सनल अकाउंट को हम और बाइफरकेट करते हैं आगे जाके। ऑनेस्टली कहूँगा आपको एग्ज़ाम्स में आपको सम्स के टाइम पे इतना वो यूज़फुल ना हो, बिकॉज़ ज़रूरत नहीं है आपको उस बाइफरकेशन की, बट दिस इज़ फॉर जनरल नॉलेज पर्पस एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज़। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम आ सकता है, बट सम्स में इतना नहीं काम आएगा। बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप क्या है, ओके? कोई आइडिया है? कभी बताया था किसी ने? 11th में था, बट याद नहीं है? ठीक, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि हमें सम्स में शायद याद ना आए, बट ज़रूरत ना पड़े, बट एमसीक्यूज़ में शायद ज़रूरत पड़ सकती है। तो पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप है, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल एंड एक है रिप्रेजेंटेटिव, ओके? एक है रिप्रेजेंटेटिव। नाउ सर अगर मैं आपको बताऊँ कि राज नाम का बंदा है, उससे मैंने 10,000 कैश लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल अवनी है, उससे मैंने फर्नीचर परचेज़ किया। देयर इज़ अ पर्सन नेम्ड तनेश, उससे मैंने कार परचेज़ की। तो जब भी मैं ये लोगों के नाम ले रहा हूँ, तनेश, राज, अवनी, स्नेहल, अमृता, जब मैं ऐसे लोगों के नाम ले रहा हूँ, जब मैं एक ह्यूमन बीइंग के नाम ले रहा हूँ, जब मैं अकाउंट्स में उनके नाम का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ और उसके नाम पे आगे मैं डेबिट क्रेडिट कर रहा हूँ, तो वो हो जाएँगे मेरे पर्सनल अकाउंट तो है ही, बट दोज़ आर कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो अगर आप ह्यूमन बीइंग के साथ ट्रांज़ैक्शन करते हो तो, ओके? अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग को रेफ़र कर रहे हो, ह्यूमन बीइंग का रेफ़रेंस ले रहे हो, तो आपका हो जाएगा वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ओके? नाउ व्हाट इज़ सर सर नेचुरल तो समझ गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट तो समझ गया। आर्टिफ़िशियल क्या है? आर्टिफ़िशियल पर्सनल अकाउंट किसको कहेंगे? अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आप एक बिज़नेस हो, आप डील कर रहे हो किसी कंपनी से, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से या किसी भी कंपनी से, फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस लिमिटेड। तो आप अकाउंट बनाओगे रिलायंस लिमिटेड के नाम पे, राइट? रिलायंस लिमिटेड के ओनर कौन है? मुकेश अंबानी, अंबानी जी, ठीक है? लेकिन आप जब रिलायंस लिमिटेड के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट का नाम क्या लिखोगे? रिलायंस लिमिटेड लिखोगे, राइट? मुकेश अंबानी नहीं लिखोगे। तो दैट इज़ व्हेन
जब आप किसी कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, अगर आप उनके नाम पे अगर आप बना रहे हो अकाउंट, जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, दोज़ आर आर्टिफिशियल, दोज़ आर एंटिटीज़, ओके? आप उनके नाम पे अकाउंट्स बना रहे हो, तो आपके हो जाएँगे वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कंपनीज़ हो जाएगी, फर्म्स हो जाएगी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स हो जाएगी, ओके? एक्सेट्रा। दिस ऑल विल बी ट्रीटेड एज़ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ओके? समझने की बात है, अगर किसी ने ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया, आपके क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू और फॉल्स आएँगे, ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया तो उसमें काम आ जाएगा। ईज़ी 1 और 2 मार्क्स आपको ईज़िली मिल जाएँगे, ओके? एंड फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं पेपर पैटर्न भी बता दूँ अकाउंट्स के एंड मो अकाउंट्स लॉ मेजरली, मैं आई विल टॉक अबाउट अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, ओके? लेट्स टॉक अबाउट पेपर पैटर्न यहाँ पे। आपको पेपर पैटर्न का कोई आइडिया है? नो, ओके, अच्छी बात है। पेपर पैटर्न आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा, वो तो आपको पता है, राइट? नाउ पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, वो होगा कंपल्सरी क्वेश्चन, ओके? कंपल्सरी क्वेश्चन मीन्स आपको आता हो या ना आता हो, आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, ओके? और क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का होगा? सर 20 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 के बाद फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, ओके? इन टोटल देयर आर 5 क्वेश्चंस, 2, 3, 4, 5, 6, ओके? ये 5 क्वेश्चन में से आपको एनी 4 करना है। 5 में से एनी 4 करना है, एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, ओके? एंड ये क्वेश्चंस भी कितने होंगे? 20 मार्क्स ईच। ये क्वेश्चन भी कितने होंगे? 20 मार्क्स ईच, ओके? सो यहाँ पे आपके पास एक पूरा का पूरा क्वेश्चंस ऑप्शन में छोड़ने का चांस है, ठीक है? अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, ये हो जाएँगे जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, दोज़ आर मेन क्वेश्चंस, ओके? दोज़ आर मेन क्वेश्चंस। इसके अंदर इसके अंदर हमें सब क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जो कि मिलेंगे भी। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, बी एंड सी, ओके? मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ए, 1 बी, 1 सी, 2 ए, 2 बी, 2 सी, ऐसे करके आपको सब क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ अगर मेरे को बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपल्सरी है, राइट? तो इसका मतलब 1 ए कंपल्सरी हुआ, 1 बी कंपल्सरी हुआ या 1 सी कंपल्सरी हुआ? ऑल, पूरा का पूरा मेन क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, सो ए, बी, सी तीनों कंपल्सरी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 में अगर मान लो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ एक पार्ट आता है एंड बी और सी पार्ट नहीं आता। बी और सी पार्ट नहीं आता। बट आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट आता है, ठीक है? सॉरी, ए पार्ट नहीं आता एंड बी और सी पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट आता है, बी और सी पार्ट नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट नहीं आता और बी और सी पार्ट आता है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 4 का ए सॉल्व कर लिया एंड क्वेश्चन नंबर 5 का बी एंड सी पार्ट सॉल्व कर दिया? नहीं कर सकते। आपको अगर कोई क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ना है तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा। ओके, पूरा का पूरा मेन क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ रहा है। यू कैन डिसाइड आपको क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ना है या क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ना है। बट आप 4 का एक पार्ट एंड 5 का एक पार्ट नहीं कर सकते। ओके, समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है। So this is going to be your simple paper pattern, 100 मार्क्स का, 20-20 मार्क्स ईच मेन क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी एंड नेक्स्ट 5 में से आपको एनी 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? चलो, बैक टू आवर टॉपिक। हम पर्सनल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल समझ गया अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग को रेफर कर रहे हो, आर्टिफिशियल अगर हम किसी कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप किसी को भी रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज रिप्रेजेंटेटिव। अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं। ओके, एज द नेम सजेस्ट, रिप्रेजेंटेटिव ये ऐसे अकाउंट्स है
जो दूसरे अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करते हो, ये ऐसे अकाउंट्स है जो दूसरे अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। इट्स आउटस्टैंडिंग लोन अकाउंट। यस, प्रीपेड इज करेक्ट। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। ओके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, जब आप आउटस्टैंडिंग लोन की बात कर रहे हैं, अब आप प्रीपेड्स की बात कर रहे हो, वहाँ पे आप किसी दूसरे अकाउंट को रिफर कर रहे हो। ओके, फॉर एग्जांपल, लोन्स आपने लिए होंगे, अगर आपके बिजनेस में आपने लोन्स लिए होंगे, तो लोन एक अलग से आपने रिकॉर्ड किया होगा अपने लायबिलिटीज में, राइट? लेकिन अगर उसका कोई पार्ट आउटस्टैंडिंग है, अगर उसका कोई पार्ट ड्यूज है, बच गया है, पेंडिंग है, और अगर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, अलग से रिकॉर्ड कर रहे हो, अलग से अगर अकाउंट बनाया है आउटस्टैंडिंग लोन करके, तो वो लोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो वो एक अकाउंट हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग लोन। सेकंड हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, अभी फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपेंस पकड़ लेते हैं एज एन एग्जांपल, ठीक है? आपका पर एनम रेंट है 1,20,000। पर एनम रेंट है 1,20,000। पर मंथ कितना हुआ? 10, हाँ, 10,000। ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है? पर एनम आपके 1,20,000 का रेंट है, पर मंथ आपका 10,000 का रेंट चार्जेस आता है। अभी फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने एट द एंड ऑफ ईयर 1,30,000 पे कर दिया है रेंट। 1,30,000 रेंट पे कर दिया है। इट मीन्स आपने 10,000 रेंट एक्स्ट्रा पे कर दिया है। मे बी नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट मंथ का पे कर दिया है, अप्रैल का पे कर दिया है। ओके, सो मार्च में आप रिकॉर्ड करोगे प्रीपेड रेंट, जबकि रेंट एक्सपेंस ऑलरेडी आपके पीएनएल अकाउंट में दिखेगा। बट पीएनएल अकाउंट में कितना दिखेगा? सिर्फ 1,20,000, क्योंकि वो करंट ईयर का दिखेगा, राइट? सो जब हमारे असेट में प्रीपेड रेंट दिखेगा, प्रीपेड एक्सपेंस दिखेगा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट रेंट एक्सपेंस, दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट अकाउंट। ओके, तो ऐसा कोई अकाउंट जो दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, कोई डाउट? ओके, बेसिक हमने समझ लिया। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? हमने पर्सनल अकाउंट के भी तीन टाइप पढ़ लिए, समझ लिए। हमने गोल्डन रूल्स समझ लिए। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको बताऊँ, आप मेरे को बताओगे, मैं क्या बताऊँ? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बता दो मुझे। फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ। एलएफ मीन्स लेजर फोलियो। ओके, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ओके, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, जो सीए में भी सेम है, आपको फाउंडेशन में भी सेम ही फॉर्मेट है। कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं। द ओनली थिंग इज कि अगर आपको एंट्रीज में डेट मिसिंग हो, तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर भी लिख सकते हो। ओके, सो डेट, सीरियल नंबर, वॉट एवर इज गिवन, प्रेफरेबली डेट, अगर डेट दी है तो डेट्स ही लिखने हैं। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, एकदम बेसिक, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ समझाऊंगा। आई विल नेवर स्किप इट। अगर आपने 11th में किया हो, 12th में किया हो, अगर आपको याद भी हो, हम कोई भी चीज़ अपने क्लास में स्किप नहीं करेंगे। ओके, आपको एक 5 to 10 मिनट्स का टाइम दे रहा हो, आप रीड कर लो जो हमारे डॉक आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल में दिया है। ओके, अकाउंट्स, टाइप ऑफ अकाउंट्स एंड डबल एंट्री सिस्टम। नाउ यहाँ पे आप लोगों ने रीड किया डबल एंट्री सिस्टम। ओके, डबल एंट्री सिस्टम जर्नल एंट्री का सबसे मेन फीचर है। डबल एंट्री सिस्टम, राइट? जर्नल एंट्री का सबसे मेन फीचर है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। नाउ व्हाट डज डबल एंट्री सिस्टम मीन? उसका मतलब क्या है डबल एंट्री सिस्टम का? दो इफेक्ट देते हैं। हाँ, तो डबल एंट्री सिस्टम मीन्स कि आप एक जर्नल एंट्री में एट लीस्ट, ठीक है, एक वर्ड है, एट लीस्ट दो इफेक्ट देते हैं। ओके, एट लीस्ट
2 इफ़ेक्ट देते हैं। अगर एक एंट्री में मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस हुए, सो यू कैन गिव मल्टीपल इफ़ेक्ट्स, राइट? बट एट लीस्ट 2 इफ़ेक्ट तो होते हैं, ओके? एंड वो 2 इफ़ेक्ट्स कौन से होते हैं? एक हो जाएगा आपका डेबिट, एक हो जाएगा आपका क्रेडिट, ओके? करेक्ट है। नाउ डबल एंट्री सिस्टम के कोई एडवांटेजेस पढ़े थे हमने 11th-12th में? पढ़े तो होंगे, थियरी है, बट शायद याद ना हो। मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कॉमन नॉलेज यूज़ करके क्या बेनिफिट हो सकता है? अकाउंटिंग करने का, जर्नल एंट्रीज़ पास करने का, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने का क्या बेनिफिट हो सकता है? देयर आर इन टोटल 5 बेनिफिट्स, कुछ तो राइट आ ही सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ओके? एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मैं पहला एक बताता हूँ, उससे शायद आपको नेक्स्ट ईज़िली याद आ जाएगा। अकाउंटिंग हम करते हैं, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, तो उससे हम पी-एन-एल अकाउंट बनाते हैं, राइट? उससे हम पी-एन-एल अकाउंट बनाते हैं। पी-एन-एल अकाउंट से हमें क्या पता चलता है? नेट प्रॉफ़िट है या नेट लॉस है, राइट? ये होगा हमारा सबसे पहला एडवांटेज। With the help of journal entries, with the help of double entry system, you can prepare P&L account and आपको नेट प्रॉफिट, आपको आपके बिजनेस को या आपको उस साल में नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है वो पता चलेगा, ओके? सेकंड, पी&एल के बाद हम क्या बनाते हैं? काइंड ऑफ मतलब फाइनल अकाउंट्स, पी&एल इज पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो पी&एल के बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ओके? पी-एन-एल के बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हमें क्या पता चलता है कि हमारे असेट्स एंड लायबिलिटीज कितने हैं, ओके? हमारे असेट्स पता चलते हैं, हमें हमारे लायबिलिटीज पता चलते हैं, हमें पता चलता है कि हमारा नेट वर्थ कितना है, ओके? नेट वर्थ मतलब, अगर नया वर्ड समझ रहे हो, तो नेट वर्थ मतलब हमारा करंट पोजीशन क्या है, ओके? हमारा करंट पोजीशन क्या है वो हमें बैलेंस शीट से पता चलेगा। नेक्स्ट, ये हो गए हमारे 2 एडवांटेजेस। नाउ आप अकाउंटिंग करते हो, आपने कभी अपने पापा को देखा होगा कि वो लोग हिसाब करते हैं, आपने देखा होगा अगर आपके बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस के कितने सालों के अकाउंट्स आपके पास पड़े रहते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पड़े रहते हैं। सो थर्ड एडवांटेजेस ऑफ ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज़ यू कैन मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ओके? आपने ईयर 1 में या मंथ या फर्स्ट मंथ में क्या ट्रांज़ैक्शंस किए रहेंगे, आपको याद थोड़ी ना रहेगा एट द एंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट पे सेल कर दिया, आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट पे सेल कर दिया और रिकॉर्ड ही नहीं किया, और रिकॉर्ड ही नहीं किया। आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स आप तो भूल जाओगे कि भाई वो कस्टमर से पैसे भी लेने थे। तो यहाँ पे आपका लॉस है ना, यहाँ पे आपका लॉस है, एंड दैट इज़ व्हाई अकाउंटिंग हेल्प्स यू टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ओके? एंड आप जितने इयर्स का चाहो उतने इयर्स का आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 8 इयर्स, ओके? फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प्स यू टू कंपेयर ईयर ओवर ईयर variances. नाउ व्हेन आई से ईयर ओवर ईयर मतलब, आप जब आपके पास जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे इतने सालों के, आप देख सकोगे कि आपको लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था और इस साल कितना प्रॉफिट हुआ। आपका लास्ट ईयर बैलेंस क्या था, आपका करंट ईयर में बैलेंस कितना है। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू कंपेयर योर प्रोग्रेस एज़ वेल, कि आपका बिज़नेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। सो ईयर ओवर ईयर वेरिएंसेस आपको मिलना एनालाइज़ कर सकते हो, मीन्स वेरिएंस मतलब डिफरेंस, वेरिएंस मतलब डिफरेंस। अभी कुछ भी लिखना नहीं है, लिखने के लिए मैं टाइम दूँगा। अभी के लिए सब कुछ समझो, अभी के लिए सब कुछ समझ लो। कंपेयर ईयर ओवर ईयर वेरिएंसेस। ये हो गए हमारे 4 बेनिफिट, एंड लास्टली 5th बेनिफिट इज़ प्रिपेयर accurate
अकाउंट्स मतलब सर एक्यूरेट अकाउंट्स मतलब अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, ट्रायल बैलेंस बनाते वक़्त आपको सबसे मेन चीज़ बताई थी कि भाई कुछ भी हो जाए ट्रायल बैलेंस मैच होना चाहिए। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है तो आपका अकाउंट सही है, आपका फाइनल अकाउंट्स भी टैली होगा, राइट? दिस वाज़ द फर्स्ट थिंग यू नो कि फाइनल अकाउंट्स से पहले आपका ट्रायल बैलेंस देखना है। ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, तो आपका फाइनल अकाउंट्स भी टैली होगा। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, तो क्या होता है उसमें? एक अकाउंट होता है जिसमें डिफरेंस दिखता है, क्या कहते हैं उस अकाउंट्स को? याद आ रहा है? If there is a difference in trial balance, if there is a variance in ट्रायल बैलेंस, वो वेरिएंस को वो डिफरेंस को हम एक अकाउंट में डालते हैं और उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं? ये तो पढ़ा ही है। ये अकाउंट को हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। याद आ रहा है? पहले सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, फिर डिफरेंसेस को आप रिज़ॉल्व करते हो, सस्पेंस अकाउंट 0 हो जाएगा, तब आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा एंड देन यू कैन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, ओके? सो दिस आर द 5 बेनिफिट्स ऑफ जर्नल एंट्री सिस्टम, ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जो आपको याद रखना है। ये 5 के 5 एडवांटेजेस आप अभी के अभी रीड कर लो, याद कर लो बिकॉज़ ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं, आपको 4 में से 4, आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे, ओके? तो पहले यहाँ पे रीड कर लो, फिर मैं आपको आईसीएआई के बुक में भी दिखाऊँगा कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओके? कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में? 5 ईज़ी बेनिफिट्स, 5 ईज़ी एडवांटेजेस। फर्स्ट, आपको अकाउंटिंग कहाँ पे हेल्प करता है? एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करना। समझ लो पॉइंट नंबर 5, सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे, जर्नल एंट्रीज़ के हेल्प से, लेजर की हेल्प से आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे। ट्रायल बैलेंस एक्यूरेट है मतलब ट्रायल बैलेंस आपका अकाउंटिंग एक्यूरेट है। ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है मतलब आपका अकाउंटिंग एक्यूरेट है। फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड, ट्रायल बैलेंस के बाद हम पी-एन-एल बनाएँगे, पी-एन-एल से हमें नेट प्रॉफिट, नेट लॉस मिलेगा। पी-एन-एल थर्ड बेनिफिट, पी-एन-एल के बाद हम बैलेंस शीट बनाएँगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना है। पहले ट्रायल बैलेंस आएगा, फिर पी-एन-एल आएगा, फिर बैलेंस शीट आएगा, फिर आपका मेंटेन अकाउंट्स आ जाएगा और उसके बाद ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन आ जाएगा। ओके, सिंपल 5 स्टेप्स में आपका फ्लो है। यहाँ पे आपको एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम दिया गया है। अभी एक बार बुक्स में पढ़ लो। कोई डाउट? सेम चीज़ जो हमने पढ़ी थी, सेम चीज़ है, ओके? बस थोड़ा-सा लैंग्वेज डिफरेंट है। जो आप 11th-12th में पढ़ते थे, जो आप बोर्ड्स में पढ़ते थे, दिस इज़ अ लिटिल बिट हायर लेवल ऑफ इंग्लिश जो आपको स्टडी मॉड्यूल आईसीआई के इसमें पढ़ने मिलेगा, ओके? बस थोड़ा-सा आपको समझ तो लिया है, बस आपको ये चीज़ें रिवाइज़ करनी है और याद करनी है, ओके? इट्स नॉट दैट कि आपको इट्स नॉट दैट कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सब याद करना है, ऐसा नहीं है। आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने हाइलाइट की है, वो चीज़ें 100% याद करनी है। मतलब एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट और लॉस अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, फाइनेंशियल पोज़ीशन मतलब आपका असेट्स एंड लायबिलिटीज़, ठीक है? Then accounts to be kept in as much as details, okay? And lastly, result of 1 year may be compared to with the result of prior year, last year or previous year, okay? So ज़रूरी नहीं है कि आपका वर्ड टू वर्ड बाकी के सेंटेंसेस भी याद रखने हैं, बट जो बोल्ड में हाइलाइट किए हैं, जो हम येलो में हाइलाइट करेंगे,
वो चीज़ें आपको कन्फर्म याद रखनी है, वो चीज़ें आपको वर्ड टू वर्ड सारी याद रखनी है। उसके आगे-पीछे का आप सेंटेंस आप खुद फ्रेम कर सकते हो, बट जो इम्पोर्टेंट हाइलाइटेड वर्ड्स है, कीवर्ड्स कहेंगे उसे, वो कीवर्ड्स आपको आईसीआई के मॉड्यूल के ही याद करने हैं, ओके? बाकी समझ तो आपको गया ही है, ओके? नाउ वी आर एट द हाफ वे ऑफ आवर लेक्चर। एक 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाओ। इसके बाद यूनिट अपना पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग होने जाएगा। यहाँ पे हमने अभी तक पूरा बेस क्लियर किया, अंडरस्टैंडिंग कि आपको सारी चीज़ें याद है अबाउट जनरल एंट्रीज़ एंड डबल एंट्री सिस्टम। इसके बाद हम सम्स करेंगे। तो इसके बाद आप अपने कैलसीज़ भी निकाल लो, बुक्स भी निकाल लो। जो चीज़ें मैं आपको लिखवाऊँगा वो लिख लेनी है और उसके बाद आपको सम सॉल्व करने हैं। पहले 1-2 सम मैं सॉल्व करूँगा, उसके बाद तो आप खुद ही सॉल्व करोगे। ओके? सो नाउ वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है? सुबह से लेके फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर हमने पहले एक ओवरव्यू किया कि आपका सीए जर्नी कैसा होगा, क्या-क्या होता है, सब्जेक्ट्स कैसे हैं, मार्किंग सिस्टम कैसा है, पासिंग परसेंटेज हमने डिसाइड कर लिया कि 40 ईच सब्जेक्ट में चाहिए, 50% एग्रीगेट चाहिए, 4 सब्जेक्ट है अकाउंट्स, बिज़नेस, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बिज़नेस इकोनॉमिक्स, 100 मार्क्स ईच। अकाउंट्स एंड लॉ आपके सब्जेक्टिव होंगे, मैथ्स और इको आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ओके। उसके साथ हम लोग ने एक कॉमन मिस्टेक्स समझ ली कि बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं जो हमें रिपीट नहीं करने हैं, ओके। इन एडिशन टू दैट हम लोग ने ये भी देख लिया कि आपको सीए बनने के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, ओके। एक एक शॉर्ट ओरिएंटेशन हो गया कि हमें फर्स्ट लेक्चर से पता है कि हमें क्या करना है। ओके, देन वी स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स जिसमें हमने शुरू किया चैप्टर 2 यूनिट 1 जर्नल एंट्रीज। ओके, जर्नल एंट्रीज शुरू करते हमने पढ़े 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स, हमने पढ़े गोल्डन रूल्स, हमने पढ़ा जर्नल एंट्री का बेनिफिट्स क्या है, डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, हमने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देख लिया, राइट। पर्सनल अकाउंट्स के भी 3 टाइप पढ़ लिए। इतना सब हमने अभी तक किया है एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट, ओके। अभी इसमें से हमने आप चैप्टर का हेडिंग दे दो, आप अपने इंडेक्स में लिख लो चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 एंड यहाँ से ये कॉपी करो। जो टेक्स्ट मैंने रेड में लिखे हैं वो चीज़ भी आपको रेड में लिखनी है, बिकॉज़ जब आप एग्ज़ाम से पहले ये बुक्स ओपन करोगे तो आप रेड से लिखे हुए नोट्स ज़्यादा रेफ़र करोगे, जल्दी ध्यान जाएगा एंड दोज़ आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, ओके? तो आपको एंड मोमेंट पे ईज़ी होगा रेफ़र करने को। सो कॉपी करो फटाफट। एक चीज़ याद रखना, आपको यहाँ अब से लेके फाउंडेशन से लेके सीए में कोई भी एग्ज़ाम्स में आपको स्केल पेंसिल यूज़ करके टेबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओके? जो हम स्टेट फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे 11-12 में, आप स्केल से, पेंसिल से टेबल बनाते थे, अभी से वो ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। हम जब प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, नोटबुक में ऐसे लिखना है जैसे आप टेबल में ही लिख रहे हो, बट आपको टेबल बनाना नहीं है, ओके? वो धीरे-धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके? धीरे-धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी के लिए नोट्स कॉपी करो, फिर हम जब सम्स करेंगे तब हो जाएगा वो। लिख लिए गोल्डन रूल्स? नेक्स्ट आप लिखोगे पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप अलोंग विथ एग्ज़ाम्पल्स।
जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? वो आपके नॉलेज के लिए था। डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस शॉर्टकट में लिख लो, सो दैट एट द एंड जब आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर रहे हो, तो आपको याद रहे कि 5 एडवांटेजेस क्या थे। एक क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगा। जर्नल एंट्री का मेन फीचर डबल एंट्री सिस्टम मीन्स एटलीस्ट 2 इफ़ेक्ट्स एंड आपके वो 2 इफ़ेक्ट्स कौन से होते हैं? एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। ये जो पॉइंट्स है, इसको आप रेड में लिख सकते हो या रेड में अंडरलाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया, ओके? अभी फिर से बुक्स क्लोज़ कर दो, आपको लास्ट में मैं लिखने का टाइम दूँगा। वापस से अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पे लगा दो, बस समझना है कि अभी आगे करना क्या है, ओके? आप लोग सोचोगे कि सर अकाउंट्स का लेक्चर था, आपने तो हम सोच रहे थे कि सम्स करेंगे, कैलकुलेटर लेके बुला लिया, बट अभी तक तो थियरी करवा रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है। तो थोड़ा अभी सम्स पे जाते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं, बट सम सॉल्व करने से पहले हमें एक फ़ॉर्मूला सीखना पड़ेगा, ओके? आप लोगों ने वो फ़ॉर्मूला आपको पता है, बट आपको शायद उसका नाम नहीं पता होगा या उसको क्या कहते हैं। उसको हम कहते हैं हेडिंग में देंगे हम लिखना बाद में, अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? नाम से नहीं पता है ना, बट जब मैं आपको फॉर्मूला लिखूंगा तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये तो हमें पता है, ये तो हमने किया हुआ है, ओके? आपका अकाउंटिंग इक्वेशन ये है कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फॉर्मूला देखा हुआ लग रहा है अभी? हाँ, ये फॉर्मूला तो पता है। बस वही था कि हमें पता नहीं था कि इसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, ओके? हमें पता नहीं था कि अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। आप इसको लेमन टर्म्स में या नॉर्मल टर्म्स में आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये तो बैलेंस शीट फॉर्मूला है। एक सेकेंड। ये तो बैलेंस शीट फॉर्मूला है, राइट? अब आपको एक काम करो, नोटबुक ओपन करो और ये नोट डाउन करो अकाउंटिंग इक्वेशन व्हिच इज असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नोट इट डाउन, अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ओके? नॉर्मली आप इसको 11th 12th में एज अ बैलेंस शीट फॉर्मूला कहते थे। नाउ नाउ मैं अगर आपको बोलूं कि आप अपने बुक में पेज नंबर ओपन करो, 2.6, पेज नंबर 2.6 पढ़ा है? दिख रहा है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटीज। जब हम कैपिटल बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं या प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं, तब हम कैपिटल लिख सकते हैं। बट जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं, जब हम एक एंटिटी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात, पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, तो हम उसको इक्विटी बोलते हैं, ओके? जहाँ पे कैपिट मतलब एक ही है, बस बोलते अलग अलग है, कैपिटल ही है,
बस उसको बोलते इक्विटी है क्योंकि उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। एक ही एक ही प्रो जैसे प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है, पार्टनरशिप में 2 ओनर, 3 ओनर जितने ओनर होते हैं उतने। बट जब आप कंपनी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मल्टीपल ओनर्स होते हैं, तो उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं और जिनके उतने शेयर्स होते हैं उसका उनका इक्विटी होता है। ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट कैपिटल और इक्विटी दोनों एक ही है। नाउ सर फॉर्मूला तो ऐसा भी दिया हुआ है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस बिगिनिंग रिटेन अर्निंग्स प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस डिविडेंड, है ना? फॉर्मूला तो यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो सर आपने जो फॉर्मूला बताया वो सही है या ये वाला फॉर्मूला सही है? या तो मैंने गलत पढ़ा है या तो बुक में गलत लिखा है। आप लोगों को डिसीजन लेना है। दोनों सही है। अगर चलो दोनों सही है, बात तो आप राइट बोल रहे हो, दोनों सही है। हम ये जो फॉर्मूला हमने जो दूसरा वाला फॉर्मूला देखा कि ये सर इतना बड़ा फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला को हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। ओके, वो फॉर्मूला को हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे असेट्स लेफ्ट हैंड साइड में सेम है, असेट्स तो हमारा कॉमन है। यहाँ पे लायबिलिटीज भी हमारा कॉमन है। ओके, जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है आपका कैपिटल। जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है आपका कैपिटल। नाउ यू टेल मी वन थिंग, बैलेंस शीट आप एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर? एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो आपका कैपिटल है, ये जो आपका कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल होगा, क्लोजिंग कैपिटल होगा? अगर आप बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हो, अगर आप बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हो, तो आपका ये जो कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल होगा, क्लोजिंग कैपिटल होगा? क्लोजिंग कैपिटल होगा, बिकॉज आप ईयर एंड में प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, क्लोजिंग कैपिटल है ये। ओके, नाउ क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल में क्या फर्क होता है? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है? जब आपका कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होता है, आपका लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग कैपिटल होता है वो आपका ओपनिंग कैपिटल बनेगा, बराबर? फिर करंट ईयर में आपका जितना भी प्रॉफिट लॉस हुआ है, आपने कुछ अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐसी कोई भी चीज हुई है तो वो कैपिटल में से प्लस माइनस होती है। आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल आपने पार्टनर्स को कुछ शेयर्स दिया हो, पार्टनर्स को कुछ पेमेंट किया हो, अगर पार्टनर ने अपना कैपिटल विथड्रॉ कर लिया हो, कोई ड्रॉइंग्स हुए हो, तो आप कैपिटल में से माइनस करते थे ना? सो वो सारी चीजें ऐड लेस होने के बाद आपका क्लोजिंग कैपिटल बनता है, राइट? आपका कैपिटल का बैलेंस आता था जो आप बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके आप बैलेंस शीट में लेके जाते थे, राइट? सो ये होता था आपका असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो हो जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल एज पर बैलेंस शीट। ओके, अब हम ये फॉर्मूला को ब्रेक करेंगे, अब हम ये फॉर्मूला को ब्रेक करेंगे कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ये तो सही है सर, कैपिटल को ब्रेक करते पहला आ जाएगा आपका कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल। कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल मतलब, अगर राज समझ लिए, एक एग्जांपल ले लेते, राज नाम के बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया आज से 3 साल पहले। ओके, राज नाम के बंदे ने, एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम ब्लू में लिखेंगे। ओके, राज started its business with 1 lakh rupees. Okay, in 3 years उसका प्रॉफिट हो गया था 50,000 रुपीज। ओके, इन 3 years में उसने ड्राइंग्स भी किए हैं, इन 3 years में उसने ड्राइंग्स भी किए हैं 10,000 रुपीज के। ओके, समझ गया? कोई डाउट? अब करंट ईयर में उसको सेल्स हुआ है 60,000 का, करंट ईयर में उसका सेल्स हुआ है 60,000 का, एंड परचेजेस हुआ है 35,000। परचेज हुआ है 35,000। यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। ओके, अब
जब ये फॉर्मूला कहता है कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल मतलब जितना कैपिटल ओनर्स लेके आए हैं बिजनेस में, जितना कैपिटल ओनर लेके आए हैं बिजनेस में। यहाँ पे अपने एग्जांपल में मिस्टर राज कितना लेके आए हैं, 1 लाख रुपीज, ये हो जाएगा उनका कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, ये हो जाएगा उनका कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। ओके, नाउ ओवर द इयर्स कैपिटल में क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, प्रॉफिट ऐड हो जाता है कैपिटल में, ड्राइंग्स माइनस हो जाता है कैपिटल से, बराबर। तो जब जब आप इतने सारे इयर्स का प्रॉफिट देखते हो, जब आप इतने सारे इयर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब इतने सालों से जो प्रॉफिट आप जमा करते गए हो अपने बिजनेस में, अपने बैंक अकाउंट में, उसको हम कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। और ये हो जाएंगे बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब ओपनिंग। अभी यहाँ पे हम ओपनिंग की बात कर रहे हैं। ओके, बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितने थे यहाँ पे, बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 50,000। 3 इयर्स में उन्होंने 50,000 का प्रॉफिट कमाया, राइट। 3 इयर्स में उन्होंने 50,000 का प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे ऐड हो जाएगा 50,000, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 50,000, बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। अब कैपिटल में से माइनस क्या चीजें होती है, कैपिटल में से क्या माइनस होता है, ड्रॉइंग्स ना, ड्राइंग्स माइनस होगा। सो हम जब प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हम ड्राइंग्स बोलेंगे। अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डिविडेंड कहेंगे। ओके, ड्राइंग्स और डिविडेंड। यहाँ पे आपका डिविडेंड कितना था, ड्राइंग्स कितने थे, 10,000। ओके, नेक्स्ट आपने कंट्रीब्यूटेड कैपिटल लिख लिया, आपने बिगनिंग लिख लिया, बिगनिंग रिटेन अर्निंग्स लिख लिया, डिविडेंड लिख दिया। अभी जो सर 3 साल से बिजनेस चल रहा था वो तो हमने लिख दिया सारी चीज। अभी हम करंट ईयर की बात करेंगे। करंट ईयर में उनका सेल्स कितना था, करंट ईयर में उनका सेल्स कितना था, 60,000, और परचेजेस। ओके, तो करंट ईयर का हमने सेल्स, या फिर आप लिखो रेवेन्यू, सेल्स को हम रेवेन्यू भी कहेंगे। ओके, आपका रेवेन्यू हो जाएगा 60,000 एंड लेस हो जाएगा आपका परचेजेस या फिर टोटल एक्सपेंसेस। ओके, परचेजेस या फिर टोटल एक्सपेंसेस, ये हो जाएंगे आपके 35,000। अब आप इसका टोटल करेंगे, तो आप इसका टोटल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताए, क्लोजिंग कैपिटल, आपको मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल। इन शॉर्ट सर हमने तो ये शॉर्ट फॉर्मूला पढ़ा था, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। ओके, बस बुक में क्या दिया हुआ है ये तो है ही। अगर आपके पास इजीली क्लोजिंग कैपिटल दिया है क्वेश्चन में तो इजी है, बट अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है, अगर आपके पास बिगिनिंग कैपिटल दिया है, प्रॉफिट दिया है, डिविडेंड दिया है, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल तक अराइव करना पड़ेगा, पहले क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप ये फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स वाई ये फॉर्मूला को ब्रेक करना उतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए समझना इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या क्या चीजें ऐड लेस करनी है। ओपनिंग कैपिटल में हम जो भी प्रॉफिट होता रहेगा पहले सालों का वो हम ऐड करेंगे, जो भी ड्रॉइंग्स होंगे, डिविडेंड्स होंगे, वो हम माइनस करेंगे। एंड करंट ईयर में हमें करंट ईयर का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस चाहिए, राइट। अगर डायरेक्टली दे दिया है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तो डायरेक्टली ऐड लेस कर देंगे, लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो हम सारे रेवेन्यू जो सेल्स होंगे, जो इनकम साइड होंगी वो ऐड करेंगे, और जो एक्सपेंस साइड होगी, जो परचेजेस होंगे वो माइनस करेंगे। ये ऐड लेस करने के बाद हमें मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल, और फिर अपना फॉर्मूला वापस से सेम ही हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मेरे को फटाफट कैलसी पे क्लोजिंग कैपिटल बता दो। सिंपल प्लस माइनस के अलावा और कुछ मत करना। ओके,
1,65,000। हम भी जब स्टूडेंट्स थे ना, हम भी यही करते थे। पहले जब कैलसी पे आता था, हमें हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि हमारा सम राइट है या नहीं। अगर बाजू में किसी का आंसर सेम आया है, तो हमारा आंसर राइट है, नहीं तो हमारा आंसर गलत है, ठीक है? ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल आपका 1,65,000, ओके? ऐसे ही सम्स हमें आगे सॉल्व करने हैं। मस्त अच्छे से वो लोग ने टेबल फॉर्मेट में आपको डिटेल्स दी रहेगी, हम सॉल्व करेंगे और आपको ऐसे मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने होंगे, ओके? मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने हैं। Thank you for watching this lecture. I hope you found it helpful and easy to understand. If you have any doubts, you can type it in the comment section and I'll personally respond to each of the comments as soon as possible. And we are going to share the notes from our today's lecture via free Telegram channel. So make sure you stay connected with Chartered World Academy via YouTube channel and its Telegram channel. And most importantly, don't miss the next lecture because staying consistent, staying focused is the key to become chartered accountant. So your CA journey has just begun. See you in the next class.